हाय स्टूडेंट्स, चलिए हमारी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो गई। अब हम आते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। यह आपका यूनिट 3 है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 सर्कुलेटरी सिस्टम हेडिंग डाल लीजिए और तैयार हो जाइए। नया चैप्टर है, नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, अच्छे से पढ़िएगा और बुक रीडिंग जरूर करिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्टिंग में आपकी बुक में ये बताया है कि आप एक कार एज्यूम करिए, है ना, एक कार आप एज्यूम करिए। अगर आप उसके टैंक में पेट्रोल डालते हैं तो वो नहीं चलेगी, सिर्फ पेट्रोल डालने से नहीं चलेगी जब तक कि उस पेट्रोल को टैंक से इंजन तक पहुंचाया ना जाए। वो पाइपलाइन पहुंचाएगी, पाइप्स लगी होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स होती हैं, तो वो टैंक तक से इंजन तक पेट्रोल को पहुंचाती है, तभी वो कार चलती है। ऐसा ह्यूमन के केस में आप खाना खाते हैं, आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, चलिए अच्छी बात है, एब्जॉर्ब भी हो गया और अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसे ट्रांसपोर्ट ना किया जाए टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब तक क्या मतलब, उसका कोई नीड नहीं, एक जगह डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके बस। तो यही सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे अरेंजमेंट होती है वीन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज की ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है डाइजेस्टेड फूड। न सिर्फ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन पहुंचता है और CO2 जो होता है वो सारी बॉडी से निकल के बाहर एक्सपायर हो जाता है। ये सब कौन करता है? ब्लड करता है। ये सब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। काफी नई चीजें हैं, मतलब आपको अगर काफी टफ लगे तो बार बार बुक रीडिंग करिए, बार बार पढ़िए, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तो ऑल ह्यूमन बीइंग हैव ब्लड, ठीक है, एक अमेजिंग फ्लूइड है। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव ब्लड सर्कुलेटिंग इन देयर बॉडी, ठीक है। इट constitute डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम एज वेल एज कलेक्टिंग सिस्टम। मतलब आपका जो ब्लड होता है वो हार्ट तक जाता है, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है और कलेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे चीजें उसमें आएंगी आपको पढ़ना, RBC आएगी, WBC आएगी, ब्लड, लिम्फ, सारा चीज है, तो एकदम दिमाग खोल के पढ़िए कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब बढ़िया सी एक डेफिनेशन दे रखी है आपको बुक में। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल इन द बॉडी कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने हमेशा से कहा है डेफिनेशन एज जैसे बुक में दी है वैसे ही पढ़नी है, ठीक है। इन एनिमल इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। एनिमल में 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। पहला, अ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम, मतलब एक फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम से फ्लूइड जैसा। अब उसमें क्या आ जाएगा? ब्लड और लिम्फ आ जाएगा। तो ब्लड और लिम्फ जो होता है वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और फिर बात आती है कंट्रोलिंग सेंटर। कंट्रोलिंग सेंटर आपका क्या है? हार्ट है, वही कंट्रोल करता है, वही ब्लड और लिम्फ कंट्रोल, जितनी भी चीज है वही कंट्रोल करता है, वही जाता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिर पूरी बॉडी पार्ट में जाता है, तो क्या है आपका एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। फिर पास थ्रू दीज ट्रांसपोर्ट, मतलब फिर आता है आपकी वीन्स, आर्टरी, ब्लड वेसल, ये सब आ जाएंगी कि कैसे पूरी बॉडी में पहुंचता है। पहला देखिए, पहला आपका आ गया ब्लड, लिम्फ, सेकंड आ गया हार्ट और थर्ड आ गई ब्लड वेसल। तो क्या होता है, ये जो होता है ब्लड वो यहां पहुंच के प्यूरिफाई होके इसके थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचता है। तो ये तीनों पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा हो गया कंट्रोलिंग सेंटर, और ये हो गई पूरी अरेंजमेंट या नेटवर्क, और ये हो गई हमारी फ्लूइड, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, 3 पार्ट्स में ब्लड, लिम्फ, हार्ट, फिर ब्लड वेसल, उसमें कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स, ये सब आ जाएंगी। चलो फ्लूइड इन अवर बॉडी, पहला फ्लूइड इन अवर बॉडी, ब्लड, लिम्फ, ये सब पढ़ेंगे, टिश्यू फ्लूइड, ये सब है आपके उसमें। इन ऑल 40 लीटर ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ फुली ग्रोन अप ह्यूमन। 25 liter called intercellular fluid is present within a cell. The remaining 15 liter called extracellular fluid. मतलब टोटल 40 लीटर फ्लूइड बताया गया है प्रेजेंट, और फिर 25 लीटर जो होता है वो इंटरसेलुलर होता है, और 15 लीटर जो होता है क्या होता है? एक्स्ट्रासेलुलर होता है, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस स्पेसेस ऑफ द टिश्यू, जैसे कि ये है टिश्यू,
इनके अंदर क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। तो ये क्या हो गए, इनके अंदर जो प्रेजेंट है टिश्यू फ्लूइड वो इंटरसेलुलर हो गए, और जो ये बाहर बाहर प्रेजेंट है वो क्या हो गए, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, पहला आता है ब्लड। ब्लड क्या है, इट इज अ रिमार्केबल रेड कलर फ्लूइड। ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं कि ब्लड इज अ रिमार्केबल रेड कलर फ्लूइड, कीप ऑन सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट एंड द वेरियस ब्लड वेसल। हार्ट से लेके वेरियस ब्लड वेसल तक घूमता रहता है। ठीक है, पूरा एक इसका नेटवर्क है, हार्ट से निकला फिर पूरी बॉडी में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट में आया, ये चलता रहता है। फिर ब्लड वेसल में आपकी क्या क्या आ जाएंगी, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। फिर बात आती है टिश्यू फ्लूइड की। ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, याद रखना है इसमें, ये एक कलरलेस फ्लूइड है एंड इट बाथ्स द सेल। ठीक है, इट बेथ्स द सेल ऑक्यूपाइंग स्पेस बिटवीन वेरियस सेल इन द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स के बीच में, ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर में दिया है, ऑर्गन्स के बीच में देखिए। As the blood flow in the capillary of tissue, the plasma and WBC move out through their wall and this fluid bathes the cell. बताया था ना, bathes the cell and is called tissue fluid. The cell absorb oxygen from this fluid and give out CO2 and waste back out. ठीक है, बात आती है फिर लिम्फ की। लिम्फ इज अ फेंट येलो कलर फ्लूइड। कलर याद रखना है आपका, ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। फिर आती है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होती है, टिश्यू फ्लूइड की कोई कलर नहीं होती है, इट इज अ कलरलेस फ्लूइड। फिर बात आती है लिम्फ की। लिम्फ क्या है, लिम्फ एक फेंट येलो कलर फ्लूइड है। ठीक है, फेंट येलो कलर फ्लूइड दैट इज ऑब्टेन्ड इन लिम्फ वेसल एंड लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन आपकी टॉन्सिल्स, स्प्लीन्स, ये सब हो जाएंगी। ठीक है, most of tissue fluid enter these minute channel where it is called lymph. The lymph vessel on the way bear lymph nodes, मतलब lymph nodes भी होती हैं। Various lymph vessel unite to form two or lymphatic tract। आपके बुक में डायग्राम दिया है 7.1 वो lymphatic tract का। lymph vessel unite to form lymphatic tract। They pour lymph into the nearby veins which open into right auricle। ठीक है, वो नियर बाय लिम्फ में डालती है लिम्फ और फिर राइट ऑरिकल में। लिम्फ इज अगेन इज जनरल सर्कुलेशन। लिम्फ क्या है, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड एंड इट इज जनरल सर्कुलेशन लाइक ब्लड। लिम्फ कंसिस्ट ऑफ ओनली WBC, मतलब मोस्टली WBC, मतलब लिम्फोसाइट्स। WBC को क्या कहा गया है, लिम्फोसाइट्स। नो ब्लड प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट इन देम। ब्लड प्लेटलेट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। RBC और ऑल्सो एब्सेंट हैज नॉट रेड इन कलर। RBC भी नहीं होती है, इसीलिए रेड कलर का नहीं होता है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ब्लड का कलर क्यों रेड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBC। लिम्फ सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू दोस पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। ये इंपॉर्टेंट है, लिम्फ उस पार्ट में ऑक्सीजन वो ब्लड न्यूट्रिशन पहुंचाती है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचा पाता है। चलिए, lymph and monocytes of the lymph defend our body by removing bacteria from the tissue। ठीक है, एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है जो कि कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी। थ्रू मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, फिर हमारी है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है, टिश्यू फ्लूइड एक कलरलेस फ्लूइड है एंड इट बेथ्स द सेल। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आती है हमारी लिम्फ की बात। तो लिम्फ इज अ फेंट येलो कलर फ्लूइड। सबका कलर याद रखना है, फेंट येलो कलर फ्लूइड। और इसका काम क्या है, जहां ब्लड न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाता वहां वो न्यूट्रिशन पहुंचाती है। और जो लिम्फ जो होती है वो नियर बाय वीन से राइट ऑरिकल में पोर होता है। और फिर WBC, इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली WBC। इसमें प्लेटलेट्स नहीं होती, RBC नहीं होती, इसीलिए ये रेड कलर की नहीं है। मोस्टली WBC, लिम्फोसाइट्स कहते हैं WBC को। These three principal fluids are intervertebral, मतलब फिगर में दिया गया है ना, इंटरवर्टेबल्स हैं। अब ब्लड का काफी ब्रीफ में अब दे रखा है। ब्लड इज अ ब्राइट रेड एंड डार्क रेड। ब्राइट रेड कब होता है, जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होगा, ब्राइट रेड। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होगा, डार्क रेड। याद रखना है। कलर फ्लूइड, इट फॉर्म अबाउट 10 to 8% ऑफ बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन। ठीक है,
इट इज सॉल्टिश इन टेस्ट। सॉल्टिश इन टेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका नेचर क्या है? अल्कलाइन। इसका पीएच नियरली क्या होता है? 7.4, मतलब अल्कलाइन इन नेचर है और सॉल्टिश इन टेस्ट है। और हैवियर देन वाटर, मतलब वाटर से थोड़ा भारी होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा है। अगर आप कंपेयर करो ब्लड को पानी से तो थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है ब्लड पानी से और हैवियर होता है, ठीक। इट ऑलवेज कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग थ्रू ब्लड वेसल। द हार्ट पंप्स आउट इनटू आर्टरी एंड कैरी टू द वेरियस ऑर्गन। अब हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है तो वो आर्टरीज के थ्रू सारी बॉडी पार्ट्स में फ्लो करता है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कलेक्ट होता है और वो वीन्स के थ्रू फिर हार्ट में जाता है। अभी आगे आपको बहुत सारे प्रोसेस मिलेंगे कि कहाँ से कैसे जाता है, और एओर्टा, सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा, ये सब आगे ब्रीफ में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्लड के बारे में ये दे रखा है कि जो ब्लड पहले हार्ट है, हार्ट ने आर्टरीज को ब्लड दिया, आर्टरीज ने पूरी बॉडी पार्ट में डाल दिया, और फिर उसके बाद वीन्स है, वीन्स ने क्या किया? वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट तक पहुंचा, ठीक। ब्लड इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक, ब्लड रिक्वायर्ड है। Digestive system digests and absorbs nutrition which get transported to every body cell through blood. Oxygen absorbed from the lungs is carried to all part of body by blood. अब ये सब ब्लड का फंक्शन बता रहे हैं कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो पूरी बॉडी तक ब्लड के थ्रू पहुंचती है। ऑक्सीजन प्यूरिफाइड, जो फॉर्म ऑक्सीजन प्यूरिफाइड ऑक्सीजन जो होती है पूरी बॉडी में O2 का कैसे पहुंचती है? ब्लड के थ्रू पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना कलेक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंटायर बॉडी से, वो एक्सहेल जो हम लोग करते हैं, कैसे पहुंचती है? लंग्स तक ब्लड के थ्रू पहुंचती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पूरी बॉडी से पूरे ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड और फिर उसे किडनी तक पहुंचाती है। तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है। हार्मोन्स ले लीजिए, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करती है, तो याद रखना है। पहला क्या करती है? पहला डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करती है, और क्या करती है? हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है, और वेस्ट CO2 को लंग्स में वापस पहुंचाती है फॉर एक्सहेलेशन, ठीक है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करती है किडनी तक, ठीक। अब बात आती है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। एक टेबल आपकी दी गई है 7.3 पे, अगर आप उसको याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एग्जाम में आती है बनाने के लिए, ठीक, चार्ट बनाने के लिए आएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में हम दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स, आपकी बुक में दिया है वही बता रहे हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। पहला प्लाज्मा, इट इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, ठीक है। इट इज स्लाइटली येलो कलर्ड एंड अल्कलाइन। कलर क्या बताया है? येलो, और नेचर क्या है? स्लाइटली अल्कलाइन। इट फॉर्म 50 to 60% ऑफ टोटल ब्लड, मतलब 50 से 60% तक पूरे टोटल ब्लड में इसका भागीदारी होती है। इट इज स्टिकी एंड स्लाइटली हैवियर देन वाटर, चिपचिपा और पानी से भारी। 90 to 92% of plasma is made up of water and 7 to 8% प्रोटीन से और 1% ऑर्गेनिक सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंस इन ट्रेसेस। मतलब ये पता चलता है देखने से। अदर सब्सटेंस में आपके फूड आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन्स, ये सब आ जाएंगी, ठीक है। Inorganic salt includes sodium chloride and sodium bicarbonate. Other substances contained in plasma are blood, protein, albumins, globins, fibrinogen and prothrombin. ये सब क्या है? आगे पढ़ेंगे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट, हार्मोन्स, गैसेस लाइक O2 एंड CO2, ये सब आपको पता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, चलिए फंक्शन ऑफ ब्लड स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड 2 बार बोला, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट एटसेट्रा आर सप्लाइड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बाय द वे ऑफ ब्लड, मतलब कौन पहुंचाता है? ब्लड। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे अगर पेपर में आपके आता है तो
तो आप खाली हेडिंग लिख के नहीं छोड़ देंगे, 2 लाइन का लिखेंगे भी कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड आर सप्लाइड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द बॉडी सेल बाय द वे ऑफ ब्लड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दिया। फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, होम्योस्टेसिस, प्रोटेक्शन, ऐसे नहीं चलेगा। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, about 3% of oxygen supplied to body cell is transported in dissolved form in plasma of blood. Rest is transported by means of red blood cells in combination with hemoglobin. पिछले मतलब क्लास 9th में हमने पढ़ाया था ना कैसे ऑक्सीजन कंबाइन होता है हेमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, फिर ब्रेकडाउन होता है O2 और हेमोग्लोबिन में, फिर ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, फिर हेमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन होता है, CO2 लंग्स तक पहुंचा देता है और जो CO2 होता है वो हम लोग एक्सपायर कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी में मैंने बता दिया आप लोग को। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू किडनी बाय द वे ऑफ ब्लड फॉर एलिमिनेशन, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, मतलब these are secreted by endocrine glands directly into blood. Transportation of heat, blood distributes heat keeping the temperature of body constant, ठीक। फिर है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। ब्लड कैसे मेंटेन करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, होम्योस्टैसिस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट और होम्योस्टैसिस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे करता है, पढ़ा होगा ना आपने, कोल्ड ब्लड सेल्स और वार्म ब्लड सेल्स। तो जैसे कोल्ड जो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो लोग कोल्ड ब्लड होते हैं। हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वार्म ब्लड। तो हमारे में ऐसा ब्लड होता है कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया रहता है कांस्टेंट, उसी को होम्योस्टेसिस किया का है। फिर बात आती है प्रोटेक्शन की। ब्लड हेल्प इन द फॉर्मिंग ऑफ क्लॉट wherever there is a cut in blood vessel in order to prevent further loss of blood and entry of disease causing germ into the body. प्रोटेक्शन कैसे कहा गया है? जैसे अगर आपको चोट लग जाती है ना, तो ये ऐसा, अब ब्लड तो फ्लो कर ही रहा है ना, पूरे टाइम फ्लो कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कि वहीं से सारा ब्लड निकल गया, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ब्लड होता है वो क्लॉट बना लेता है। आगे बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे कैसे क्लॉट बनाता है, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट भी है कैसे क्लॉट बनाता है, ये एग्जाम में मेनली पूछा जाता है ज्यादातर। तो क्या है कि आपको चोट लगी, अब ऐसा तो है नहीं कि सारा खून वहीं से निकल के बह गया, सारा ब्लड वहीं से बह गया, ऐसा नहीं होता ना। क्लॉट बन जाता है, फिर वो सूख जाता है, उसके ऊपर फिर नई स्किन आ जाती है। ये सब कैसे होता है? ब्लड की वजह से। अगर क्लॉट ना बने तो पहले तो आपका ब्लड लॉस होगा, और दूसरी बात जर्म्स अंदर चले जाएंगे, ये सब मतलब बहुत खतरनाक हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो ब्लड है प्रोटेक्शन में भी इसके फंक्शन में दिया है प्रोटेक्शन। फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोग ने कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड्स में पहला देखा प्लाज्मा, ठीक है। फिर अब बात आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको क्या आ जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? अर्थ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। एंड ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। अब आपकी बुक में थोड़ा थोड़ा आरबीसी की जगह पे थोड़ा थोड़ा आरबीसी दिया रहेगा, मतलब कहीं कहीं अब ज्यादातर थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, अर्थ्रोसाइट्स ये सब यूज होंगे बजाय इनके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स के, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट आर शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप एज cells are like structure present in the blood. They form 40 to 45% of blood and these are 3 types. बता दिया। तो पहला हमने पढ़ा प्लाज्मा, फिर हमारा है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक। प्लाज्मा क्या था? प्लाज्मा था फ्लूइड, फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है ये क्या है? विजिबल है, मतलब हमारी नेकेड आइज से नहीं विजिबल है ये। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहें तो इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब विजिबल है। अब ये फर्दर 3 पार्ट्स में आपको बताया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन दोनों में क्या याद रखना है, प्लाज्मा जो होता है फ्लूइड फॉर्म में होता है और फॉर्म जो एलिमेंट होता है वो हम लोग देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से, हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर शेप साइज फ्लूइड का कहाँ किसी को पता होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर शेप साइज हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका तो बाइकॉन्केव होता है आरबीसी का। पढ़ते हैं आगे। आरबीसी और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स फुल फॉर्म याद रखने, तो 5 नंबर के आते हैं सेक्शन ए में, फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे NADPH हो गया, NADPH पहले पढ़ा था, और चैप्टर 6 तो आ नहीं रहा है, उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे फुल फॉर्म थे। RBC हो गई, WBC हो गई, तो ऐसे फुल फॉर्म आते हैं, तो याद रखिएगा। RBC और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर्थ्रोसाइट्स। RBC कॉर्पसेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है इनका, मतलब डायमीटर भी बहुत कम है। बाइकॉन्केव बताया ना, इसका शेप बाइकॉन्केव बताया है, देखा है ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो शेप बता दिया बाइकॉन्केव है। ठीक है, डिस्क लाइक डाइन्यूक्लिएटेड सेल इन द मेमेलियन ब्लड। मेमेलियन ब्लड, मैमल मतलब क्या, मैमल मतलब क्या होता है सब लोग जानते ही होंगे। RBC आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पसेल्स, मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक, दे आर अबाउट 5 to 5.4 million per millimeter cube in the blood of a man and 4 to 4.5 million per millimeter cube in the blood of women. women वाले में कम है, मैन वाले में ज्यादा है। यंग इमेच्योर आरबीसी कंटेन, मतलब जो यंग इमेच्योर आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER एंडोक्राइन रेटिकुलम हो गई और न्यूक्लियस हो गई, ये और अदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। बट ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मतलब मैच्योरेशन के समय दीज ऑर्गेनेल्स डिसअपियर, गायब हो जाती हैं। एंड सो दे एकोमोडेट मोर हेमोग्लोबिन, मतलब वो ज्यादा हेमोग्लोबिन अपने अंदर ले सके फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ कौन कंबाइन होगा, इसीलिए मैच्योरेशन के समय ये सारे ऑर्गेनल्स चले जाते हैं। कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई और ER हो गई, न्यूक्लियस हो गई, तो ये सब चले जाते हैं मैच्योरेशन के समय, तो ज्यादा हेमोग्लोबिन आ सके और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो और पूरी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचे। मोरोवर स्मॉल साइज एंड concavity on either side of these cell provide more surface area for the efficient absorption of O2, मतलब छोटा साइज है ना इनका। देखो आरबीसी का साइज जो होता है वो छोटा साइज होता है। देखो ये हो गई हमारी कॉन्वेक्स लेंस और ये बाइकॉन्वेक्स और ये बाइकॉन्केव। देखो यहाँ पे ज्यादा सरफेस है, मतलब यहाँ इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा यहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है हेमोग्लोबिन, तो वही बताया है कि मोर ओवर स्मॉल साइज एंड कॉन्केविटी ऑन आइदर साइड, ये कॉन्केविटी ऑन द आइदर साइड प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर efficient absorption of O2. The small size of these cells also enable them to pass through very narrow capillaries. Now, erythrocytes are red in color because of the presence of respiratory pigment called hemoglobin. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, मैम पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट। जैसे कि लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, ह्यूमन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। इट इज प्रेजेंट इन अ कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी और स्ट्रोमा ऑफ आरबीसी। इट कंपोज्ड ऑफ हेमाटिन और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हेमोग्लोबिन का पता है, हेमाटिन और ग्लोबिन दोनों जोड़ के क्या बना है, हेमोग्लोबिन। तो हेमाटिन क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और ग्लोबिन क्या है, अ प्रोटीन। ठीक, हेमोग्लोबिन हैज ग्रेट एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म एन अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सीहेमोग्लोबिन विद O2, पता है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन। एंड दिस ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएट इनटू हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इन द body tissue, and O2 is supplied to the cell, and it can carry very small amount of CO2 in the form of कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन, और वही कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन जाके फिर डिसोसिएट हो जाती है CO2 और हेमोग्लोबिन में, फिर वो जो CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है। फंक्शन ऑफ erythrocytes, फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2. Hemoglobin in the cytoplasm of erythrocytes help in the transportation of O2 from respiratory organ to the body cell. मतलब respiratory organ कहाँ से, लंग से to the whole body part.
फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, अबाउट 23% ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इज कैरीड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पूरी बॉडी में जा रहा था, लेकिन CO2 में क्या है, पूरी बॉडी पार्ट से CO2 पूरा लंग्स में जा रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फॉर इट्स एलिमिनेशन बाय एरिथ्रोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन, लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। फॉर्मेशन ऑफ RBC में बताया है आपका अबाउट 1% ऑफ RBC आर प्रोड्यूस डेली इन अवर बॉडी एंड सेम नंबर इज वॉर्न आउट। मतलब कि 1% जितनी RBC बनती है एक दिन में उतनी ही RBC मर जाती है, खत्म हो जाती है। इन अडल्ट द आर्थ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन। मतलब लॉन्ग बोन आपकी क्या हो जाएंगी, रिब्स आ जाएंगी, चेस्ट में ब्रेस्ट में आ जाएंगी और इलियम रीजन में आ जाएगी। तो इन सब की बोन मैरो में RBC बनती है। ये कहाँ हो रहा है, सिर्फ एडल्ट में हो रहा है। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, अगर हम मतलब ड्यूरिंग मैच्योरेशन द एरिथ्रोसाइट्स इन मैमल्स लूज दियर न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बता चुके हैं ना कि मैच्योरेशन के समय, RBC की मैच्योरेशन के समय क्या होता है कि जितने सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हट जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन आ पाए। ठीक, इन एम्ब्रियो, बात कर रहे थे एम्ब्रियो के केस में, इन एम्ब्रियो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड स्प्लीन्स। ठीक है, लीवर और स्प्लीन्स में। तो क्या याद रखना है आपको, जो अडल्ट है मतलब ह्यूमन मतलब बड़े लोग, उनकी कहाँ बन रही है RBC, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कहाँ आ जाएंगी आपकी, लॉन्ग बोन आपकी आ जाएंगी रिब्स में, इलियम रीजन में और ब्रेस्ट रीजन में। ठीक, और जो एम्ब्रियो है उनके कहाँ बन रही है, लीवर में और स्प्लीन्स में। ठीक, हम बात कर रहे थे मैच्योरेशन के समय जब चले जाते हैं ये सारे सेल ऑर्गेनेल हेमोग्लोबिन के लिए, तो क्या होता है, न्यूक्लियस के जाने की वजह से ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूक्लियस जो लाइफ होती है एरिथ्रोसाइट्स की वो रिड्यूस हो जाती है 120 दिन। मतलब अगर वो उनको 140 डेज अगर चलना है, अगर उनको 140 डेज चलना है तो उनकी रिड्यूस हो गई 120 डेज। तो कितनी बची है, 20 डेज ही चलेंगे, है ना। तो ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूक्लियस उनका रिड्यूस हो गया 120 डेज, नुकसान हो गया, है ना। द बोन ऑफ आर्थ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर, स्प्लीन्स एंड बोन मैरो, उसी जगह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एकदम। ठीक, देयर आयरन पार्ट इज स्टोर्ड इन लीवर सेल। उसका आयरन पार्ट जो होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है ना, तो पढ़ा ना हमने, क्या मतलब, हेमाटिन मतलब आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो जो आयरन है वो तो है ना, तो वो कहाँ स्टोर हो गया, लीवर सेल में, और रेस्ट ऑफ जो बाकी बचा खुचा पार्ट है वो एक्सक्रीटेड हो जाता है एज अ बाइल पिगमेंट, बाइल्यूरुबिन बाइल पिगमेंट। चलिए बात आती है WBC की। WBC और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स। RBC को क्या कहेंगे, आर्थ्रोसाइट्स। तो जो ल्यूकोसाइट्स होती है, WBC पढ़ते आ रहे हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं और जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनसे लड़ाई करती हैं। इनको सोल्जर्स भी कहा गया है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक, द ल्यूकोसाइड इन जनरल आर एमीबॉइड। एमीबॉइड क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका कोई उस शेप नहीं है, जैसे आपने बताया ना, उनका क्या है, बाइकॉनकेव है, दिखता है बाइकॉनकेव, राउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एमीबॉइड है, अपना शेप बदलती रहती हैं, अलग अलग के अलग अलग शेप है। न्यूक्लिएटेड कॉर्पोसेल्स एंड दे आर नोन एज फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, एज दे एनगल्फ द फॉरेन एंड वॉर्न आउट स्ट्रक्चर। मतलब कि जितना फॉरेन पार्टिकल आता है और जितना वॉर्न आउट बेकार जैसे सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं मर गए, तो उनको क्या कहेगी, उनको भी एनगल्फ करके बाहर निकाल देगी, और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। एज दे, और स्कैवेंजर्स भी कहा गया है, एज दे एनगल्फ द वॉर्न आउट टिश्यू ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा गया है, एज दे कैन एक्यूमुलेट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड फाइट विद द इन्वेडिंग माइक्रोस्कोप एंड दैट मे कॉज इन्फेक्शन। जैसे कि बताया, चोट लग जाती है तो वहां एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा तो जर्म्स उस पर अटैक कर ही दिया होगा ना इतनी देर में, जब तक वो क्लॉट बन रहा है, थोड़ा सा तो जर्म्स ने अटैक किया तो फौरन वहां पे क्या बन गई,
एंटीबॉडी बन गई और फिर उन जर्म से लड़ाई की और उनको मार दिया। द ल्यूकोसाइट्स वेरी, मतलब इनका कोई वो नहीं है डेफिनेट, जैसे ह्यूमंस में वो आरबीसी के केस में हमने पढ़ा ना 5.5 से 5 मैन में और फीमेल में 4.5 से 4। तो इसमें क्या है, ल्यूकोसाइट्स वेरी फ्रॉम 5000 to 900 पर मिलीमीटर क्यूब इन ह्यूमन ब्लड। दे आर प्रोड्यूस्ड आइदर इन बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू, या तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होगी या तो लिम्फोइड टिश्यू में, such as lymph node and spleen etc. lymphoid tissue such as lymph node and spleen. Extraordinary, अब increase in number of WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। अलग अलग नाम है, ये टर्म्स दिया है, नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, पहला है ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स और ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। फिर दूसरा क्या है, ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स में पहला मोनोसाइट है, फिर लिम्फोसाइट है। चलिए एक कॉपी ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, हमारे साथ ये बनाइए टेबल। जैसे कि आपको पार्ट्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन किसका पार्ट है, तो एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। हमारे साथ साथ बनाइएगा। ब्लड क्लियर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर हमारे पास जगह नहीं रहेगी तो हम बता देंगे, आप लोग अपना क्लियर बनाइएगा कॉपी में। ब्लड, ब्लड फर्दर 2 पार्ट में है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है और फ्लूइड फॉर्म में होता है, बहता रहता है, इसका कोई शेप स्ट्रक्चर साइज नहीं है। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने पढ़ा इनका शेप होता है, ये हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और फिर फर्दर इनके बारे में हमने 3 पार्ट में पढ़ा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। आरबीसी, ऑर्थ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, आप लोग अच्छे से पूरा पूरा इनका नाम लिखिए। तो हम लोग ने आरबीसी पढ़ लिया है, ठीक, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया है। आरबीसी में पढ़ा इनका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और बाइकॉनकेव है और हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, इसमें फिट फॉर्म हेमोग्लोबिन आता है इसमें, फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही हेमोग्लोबिन कंबाइन होता है, कार्बोमिनो और हेमोग्लोबिन बनाता है। बात की डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी जो होती है उनको स्कैवेंजर्स कहा गया है, सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा गया है, क्योंकि एज दे एनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल एंड दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, तो जर्म्स आते हैं उनसे लड़ाई करते हैं एंड देन दे डिस्ट्रॉय। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम बात करते हैं वाटर, ब्लड, प्रोटीन, सॉल्ट। बताया था ना प्लाज्मा में वाटर है, ब्लड प्रोटीन है और सॉल्ट्स हैं। सबसे ज्यादा क्या है इसमें, वाटर है, फिर क्या है, ब्लड प्रोटीन है। 90% वाटर है, 7 से 8% ब्लड प्रोटीन है और 1 से 2% हमारा सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स। ठीक, वाटर 90% है, ब्लड प्रोटीन में फर्दर एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। फाइब्रिनोजेन ये सब क्लॉटिंग के वक्त ये सब बनते हैं, पढ़ेंगे आगे। फिर ये सॉल्ट्स में आपकी
सल्फेट आ गई और सोडियम आ गया, ये सब आएंगी सॉल्ट में। और कुछ अदर सब्सटेंस भी होती है इसमें। अदर सब्सटेंस में फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, ये सब आ जाएंगी। अदर गैसेस बहुत थोड़ा सा होता है। अब बात कर रहे थे हम लोग डब्ल्यूबीसी की, ठीक। आरबीसी हमने पढ़ा, ठीक। आरबीसी अल्ट्रोसाइट्स में फर्दर कोई पार्ट में डिवाइड नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी हमारा डिवाइड था ए ग्रेन्युलोसाइट्स में और ग्रेन्युलोसाइट्स में। साथ में बनाइएगा। तो डब्ल्यूबीसी किस में था? ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। अब आती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स, ठीक। ए ग्रेन्युलोसाइट्स दो पार्ट्स में, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और ग्रेन्युलोफिल्स भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, हम ऐसे बना दे रहे हैं तीन में, आप लिख लीजिएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं एसिडोफिल्स का ए, बेसोफिल्स का बी और न्यूट्रोफिल्स का एन। हाँ, टेबल आपको बना लेनी है। हमारे पास स्पेस कम थी, फिर भी देखिए मैंने आप लोग के लिए बनाया कि साथ साथ बना ले। हमने यहाँ पे ब्लड पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़े, आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी। अब आएगी डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स की बात। ये अब ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, ये दोनों अलग हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स आर द ल्यूकोसाइट्स whose cytoplasm is not granular in the appearance. They are produced in the lymph nodes, spleen and other lymphoid tissue. ये पता है कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? They are produced in lymph nodes, spleens and other lymphoid tissues. They have single large nucleus. एक ही single large nucleus होता है. And these are further two types. दो टाइप्स में है ए ग्रेन्युलर्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो है वो अपनी शेप की वजह से डिफरेंट है। ये जो शेप है ये किसका है? मोनोसाइट का है, ठीक। ये किसका है? मोनोसाइट का है। और ये क्या है? किसका है? लिम्फोसाइट का है शेप। मोनोसाइट का शेप क्या होता है? किडनी शेप्ड होते हैं। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं, आरबीसी की तरह। अब जो ये मोनोसाइट्स हो गए ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन जो लिम्फोसाइट हो गए वो फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर बनाते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज, ठीक। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। मोनोसाइट दे आर द लार्जेस्ट साइड ल्यूकोसाइट्स मेजरिंग अबाउट 12 to 20 micrometer in diameter. They form 3 to 8% of total leukocyte. A monocyte is a large hematopoid cell having a large kidney shape. देखो पता है ना, kidney shaped nucleus. And they are produced in bone marrow. कहाँ बनती है? bone marrow में। They help in engulfing foreign particles as well as worn out tissue. phagocytosis करते हैं और ये phagocytosis नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये provide immunity against a specific disease. अब बात आती है ल्यूकोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स दे आर ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी, ये डिस्क। They are round in shape. They have very large nucleus that almost fill the whole of the cell. देखो पूरा सेल भर रहा है ना, यानी कोई यहाँ स्पेस खाली है। They form 20 to 23% of total leukocytes and are produced in spleens and tonsils. They कहाँ बन रहा है और क्या फंक्शन है, यही आपको याद रखना है। These leukocytes are not phagocytic. They produce antibody and provide immunity against specific disease. बताया। अब बात आती है सेकंड वाले के बाद की, ग्रेन्युलोसाइट्स। Granulocytes have granular cytoplasm. All the granulocytes are produced in red bone marrow. जितनी भी ग्रेन्युलोसाइट हो रही कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? रेड बोन मैरो में। Their nucleus are used constricted into lobes depending upon the chemical nature of their cytoplasm. मतलब कि
साइटोप्लाज्म डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक, एसिडोफिल्स, these form about 1 to 2% of total leukocytes. Their cytoplasm is alkaline in nature, and acidophil has bilobed nucleus and they produce in bone marrow. Their function is to engulf bacteria, secrete antitoxin, and it's associated with allergy. ठीक, कहीं एलर्जी होती है तो वहाँ जो जर्म्स होती है, फॉरेन पार्टिकल्स, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। बेसोफिल्स, they form about 0.5% of total leukocytes and their cytoplasm is acidic. देखो उल्टा कहा है, एसिडोफिल्स का बेसिक है और इसका बेसोफिल्स का एसिडिक है, उल्टा बताया ना। Hence take basic stain, their nucleus is 3-lobed, 3 लोब्ड का है, और उसका बाइलोब्ड था। स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, ये बाइलोब का स्ट्रक्चर है और ये 3 लोब का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के। ठीक, दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। दे रिलीज केमिकल कॉल्ड हिस्टामाइन फॉर इन्फ्लेमेशन, ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं हिस्टामाइन फॉर इन्फ्लेमेशन। जैसे कि क्या होता है, कभी मॉस्किटो काट लेता है मच्छर, तो वहां इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, वो क्या करता है, उसके इफेक्ट को किल करने के लिए वहां इन्फ्लेमेशन होता है कि ज्यादा जिससे दिक्कत ना हो जाए, तो वो इन्फ्लेमेशन होके वो जितना उसका जहर था वो निकल जाता है। तो कौन करता है ये, ग्रेन्युलोसाइट्स का बेसोफिल्स, हिस्टामाइन फॉर इन्फ्लेमेशन दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स। बात थर्ड आती है न्यूट्रोफिल्स की। दे फॉर्म अबाउट 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स। Its cytoplasm is neutral, neutral है इसीलिए न्यूट्रोफिल। Its nucleus is 3 to 2 4-lobed और multi-lobed, बहुत multi-lobed या 3 से 4 हो सकती है, ये बना है ना 3 से 4 या multi-lobed कह सकते हैं। They are phagocytotic and produced in bone marrow। फिर बात आती है फंक्शंस की, फिर एक बार फिर से देख लेते हैं, बार बार पढ़ी जितनी बार ना आ जाए। ब्लड पढ़ा, ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा वाटर, ब्लड प्रोटीन सॉल्ट, वाटर ब्लड प्रोटीन सॉल्ट। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़े, प्लेटलेट्स अभी नहीं पढ़े। आरबीसी में कोई पार्ट्स नहीं, डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़े और एग्रेन्युलोसाइट्स पढ़े और ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़े। ग्रेन्युलोसाइट्स में पढ़े मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर पढ़े। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एसिडोफिल्स में क्या होता है, बाइलोब न्यूक्लियस होता है, इसमें 3 लोब का न्यूक्लियस होता है, इसमें 3 से 4 या मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। ठीक, और जिसका साइटोप्लाज्म एसिडिक का, एसिडोफिल का बेसिक होगा साइटोप्लाज्म, और बेसोफिल का एसिडिक होगा, न्यूट्रल का न्यूट्रल ही होगा। इतना सब हमने पढ़ लिया। अब आते हैं फंक्शंस पे। ल्यूकोसाइट्स का फंक्शंस इतने देर से पढ़ते आ रहे हैं। पहला, फैगोसाइटोसिस, द एनगल्फिंग ऑफ द पार्टिकल लाइक सॉलिड सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया, वर्न आउट टिश्यू एटसेट्रा, इस सबको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये अच्छी सी डेफिनेशन है, आपको याद कर लेनी है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एनगल्फ फैगोजेंस, इसमें एग्रेन्युलोसाइट्स में ये फैगोसाइटोसिस कर रहा था, ये नहीं कर रहा था ना, ये क्या कर रहा था, ये एंटीबॉडी बना रहा था, तो मोनोसाइट्स कहा गया है। और न्यूट्रोफिल्स, neutrophils and monocytes engulf pathogen which may enter the body and protect us against disease. Leukocytes have a property to squeeze through the wall of capillaries at the site of injury to fight with the pathogens. The killed leukocytes pass out of wounds together with tissue cells as pus, and abnormal increase in WBC count indicates some infection in the body. मतलब इनकी काउंट ना इंक्रीज होनी चाहिए ना डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसे मेंटेन रहे। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीटॉक्सिन्स, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मोनोसाइट क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस, और लिम्फोसाइट्स क्या बना रहा है, एंटीबॉडी। तो lymphocyte produce antibodies. They combat with antigens or pathogens and protect the body against specific disease.
Acidophils and basophils produce antitoxin that neutralize the toxin. क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसे एसिडिटी हो जाती है, ये सब जैसे हो जाता है, तो एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन्स. When disease causing germs gain entry in the bloodstream, they produce poisonous substance called toxins. क्या, जैसे हमारे ब्लड में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या जर्म ने एंट्री की तो क्या करेंगे एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन, जहर, इसको एक टाइप का कहते हैं. जहर क्या हम लोग के लिए नहीं है, वो जर्म्स के लिए जहर है. ठीक. एंटीबॉडी एक्ट एज एंटीटॉक्सिन्स टू न्यूट्रलाइज द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन. अब क्या हुआ, इन लोगों ने जहर तो बना दिया, मतलब टॉक्सिन तो बना दिया. अब क्या आएगा, एंटीबॉडी का काम होगा. एंटीबॉडी इन लोगों को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. जैसे वो जब मर गया, इन लोग को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. इनका भी काम खत्म, एंटीबॉडी का भी काम खत्म. फिर से आएगा काम, लेकिन बता रहे हैं. फिर इनकी तीसरी फंक्शन है इम्यूनिटी. रेजिस्टेंस ऑफ द डिसीज अगेंस्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिसीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी. जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उसको डिसीज बिल्कुल नहीं होगी. lymphocytes are responsible to provide immunity against specific disease. lymphocyte responsible बताया ना, lymphocyte क्या है, immunity provide कर रहा है और एंटीबॉडी बना रहा है. Here WBC show diabetes and fight against disease causing germs. फोर्थ पॉइंट हमारा इन्फ्लेमेशन था, फोर्थ पॉइंट हमारा इन्फ्लेमेशन था. Increased local heat, redness, swelling, pain due to reaction of tissue to injury and localized invasion of germs is called inflammation. मतलब हीट, रेडनेस, पेन, जैसे कुछ कीड़ा उड़ा काट लेता है तो उसका पॉइजन अंदर ना जाए तो क्या अंदर ही किल हो गया, मर गया, तो उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया ना, तो क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ. हम लोग को रिएक्शन उसका बाहर दिखा, रेडनेस दिखी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है. वो रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सब थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं. लेकिन अगर जहर फैल जाए तो वो नहीं ठीक होता. तो उनसे क्या किया, उन लोगों ने फाइट किया, पूरा WBC ने फाइट किया. फिर जो दिखा हमें इन्फ्लेमेशन दिखा, वो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाता है. Here WBC show diabetes and fight against the disease causing germs. चलिए, लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट्स. एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज about 1 week and the neutrophils live for only few hours. In our body about 125 billion neutrophils are produced in each day. एक दिन में 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, मर जाती है तुरंत. The worn out WBC are destroyed in the same way as that of RBC. अब बात हो गई सबकी. अब थर्ड पार्ट हमारा क्या आ रहा है, प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स. They are the smallest side corpuscles, सबसे छोटा, of their three types. तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, प्लेटलेट्स. Their number varies from 2 lakh to 3 lakh per millimeter cube of the blood. मतलब कितना वेरी कर रहा है, 2 लाख से लेके 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड. Their size is about 3 to 4 micrometer in diameter and they are dinucleated. Dinucleated है. They are also produced in red bone marrow from some giant cell called megakaryocytes. Its lifespan is about 3 to 5 days and are mainly destroyed in spleen. कहाँ डिस्ट्रॉयड होते हैं, स्प्लीन में. 3 से 4 दिन चलते हैं, 3, 4, 5 जितने चल गए. कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं. फंक्शन, इनका भी फंक्शन. द ब्लड प्लेटलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट इंजरी. कैसे, वो काफी ब्रीफ में है. प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोड्यूस हो रहा है. तो क्या प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट इंजरी. Blood platelets on disintegration produce a chemical called thromboplastin or thrombokinase. मतलब कोई भी इंजरी ब्लड, मतलब उसको थोड़ा सा भी अगर, जैसे क्या होता है किसी को कुछ करो तो रिएक्शन देता है ना, तो इसी ब्लड प्लेटलेट्स में भी ऐसा है. जैसे चोट लगती है उसे तुरंत मैसेज मिलता है तो वो तुरंत प्रोड्यूस करता है thromboplastin or thrombokinase. It initiate the chain of reaction involving in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग की एक अच्छी खासी पूरी एक रिएक्शन दे रखी है, आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में. तो क्या स्टार्टिंग हो चुकी है उसकी, कहाँ से,
प्लेटलेट्स से। क्या थोड़ी सी भी चोट लगी उसको तुरंत मैसेज मिल गया और उसने क्या बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज। क्या करना है आपको, हमने एक बार फिर से समअप कर लेते क्या क्या पढ़ा हमने। ब्लड पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ा, फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़े, प्लाज्मा में वाटर, ब्लड प्रोटीन, सॉल्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन सब के क्या आपको फंक्शन याद रखने हैं, फंक्शन, साइट ऑफ फॉर्मेशन, नेचर और क्या, और बस इतना ही याद रखिए, आप लोग के लिए काफी है। डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट में, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट 2 पार्ट में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये सब हमने पढ़ा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नया टॉपिक होगा ब्लड क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन। ब्लड यहाँ से शुरुआत हो गई है, प्लेटलेट से हमारी शुरुआत हो गई है। प्लेटलेट्स को मैसेज मिला, उसने तुरंत ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। अब बात आएगी पूरी ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन की। इसमें एक अच्छी खासी रिएक्शन दे रखी है। थैंक यू।